एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सी शार्प। अच्छा, एक्सेप्शन क्या होता है? ऐसी एरर जो रन टाइम पे आती है उन्हें एक्सेप्शन कहते हैं। जैसा आपको पता है कि अगर नॉर्मल आपने कुछ भी गलत लिख दिया अपनी एप्लीकेशन में और बिल्ड करोगे तो वो बता देगा कि भाई ये स्पेलिंग गलत है या फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है आपने। लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसी होती है जो बता नहीं पाता, वो मतलब रन टाइम पे इवेल्युएट होती है, तो रन टाइम पे पता चलता है अच्छा ये तो गलती है, ये तो एक्सेप्शन है, या तो ये तो एरर है। कंपाइल तो टाइम बोलते हैं ना सर उनको? नहीं, उनको रन टाइम बोलते हैं। कंपाइल टाइम मतलब जो बिल्ड करने पे एरर आ जाए वो कंपाइल टाइम। अभी दिखाता हूँ। अच्छा। एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन एग्जाम्पल। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हाँ, एक बार मेथड बनाता हूँ। एक मैं पब्लिक वॉइड टेस्ट मेथड, इसके अंदर अपना कुछ भी कोड लिखते हैं। जैसे कि मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा, ठीक है, दिस इज अ टेस्ट मेथड, और यहाँ पे मैं राइट लाइन की जगह टी लगाना भूल गया। तो अब जब बिल्ड करूंगा, बिल्ड करना और कंपाइल करना एक ही बात होती है। बिल्ड मतलब कंपाइल, तो कोई बिल्ड करे या कंपाइल करे तो एक ही बात। तो वो एरर जो बिल्ड करने पे या फिर कंपाइल करने पे आता है उसको कहते हैं कंपाइल टाइम एरर या फिर बिल्ड एरर। ठीक है, तो ये एरर है कंपाइल टाइम एरर। और कंपाइल टाइम एरर की वो हमें हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि वो तो आप बिल्ड करोगे अपने आप ही बता देगा कि भाई गड़बड़ है, तो बिना सही किए आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। लेकिन जो रन टाइम एक्सेप्शन होती है जो बताती नहीं है, ऑटोमेटिकली आ सकती है। अब आपने 1000 पेज की एप्लीकेशन बनाई है, उसमें मान लो 3 भी रन टाइम एक्सेप्शन हुई तो आपकी एप्लीकेशन तो बेकार फट जाएगी हर जगह। कहते नहीं कोड फट गया, कहते कभी कभी तुमने सुना होगा डेवलपर्स या फिर कहीं पे लिंक्डइन वगैरह पे फट गया। कोड फटने का मतलब यही है कि आपने को रन टाइम की एक्सेप्शन आ गई। जी। अब वो एक्सेप्शन कैसे होती है, जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। इंट आई में लिया मैंने 100, इंट जे में लिया मैंने 0, इंट रिजल्ट में क्या कर दिया मैंने i डिवाइड बाय j, और कंसोल डॉट राइट लाइन रिजल्ट को प्रिंट करा रहा हूं। अब 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करते हो तो क्या हो जाता है? इन्फिनाइट हो जाता है। मैथ्स में इन्फिनाइट हो जाता है, और यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। डॉटनेट में ये पॉसिबल नहीं है, तो ये रन टाइम एरर दे देता है। उस एरर का नाम है डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। रन टाइम एरर को क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन किसे बोलते हैं? रन टाइम एरर को। जो भी रन टाइम पे एरर है एक्सेप्शन। तो जो 0 से किसी चीज को डिवाइड कर रहे हो अगर आप गलती से भी, तो जो एक्सेप्शन आती है उसे बोलते हैं डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। अब इसे चला के देखते हैं, बाकी का कोड करेंगे कमेंट। पढ़ा था ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी पढ़ रहा था मैं। अच्छा, फिर तो सही है। फिर तुम्हारा रिवाइज भी हो जाएगा, और देखना कोई क्वेश्चन अगर तुम्हारे माइंड में हो तो पूछ भी लेना। ओके सर। आज है 2 अक्टूबर 2023। ठीक है, क्या करेंगे हम? एक्सेप्शन हैंडलिंग एग्जाम्पल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जी। और ओबीजे डॉट टेस्ट मेथड को कॉल कर लेंगे, और ये ऑलरेडी डिबगर लगा हुआ है। ये देखो, सिस्टम डॉट डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन आ गई कि चलते चलते आपके कोड में एरर आ गई। तो अगर ऐसी एप्लीकेशन सबसे ज्यादा डेंजरस होती है ये वाली एक्सेप्शन, क्योंकि ये बताती नहीं है, चुपके से आ जाती है। तो डॉटनेट ने कहा अगर कोई भी इस तरह की एक्सेप्शन आए तो आपको, अगर आपको डाउट है अपने कोड में कि भाई मेरे मान लो इस मेथड में मुझे डाउट है कि कोई ना कोई वैल्यू मैं रीड कर रहा हूं कहीं से और उसमें 0 आ सकता है, तो मैं क्या करूंगा? ट्राई और कैच, जी। ऐसे एक सिंटैक्स होता है ट्राई कैच का, कि जो जिस कोड में मुझे डाउट है
उसे मैं ट्राई में रखूंगा, और जब मुझे अगर एरर नहीं आएगी तब तो ये ट्राई चलेगा, कुछ नहीं होगा, जैसे नॉर्मल कोड चलता है वैसे ही चलेगा, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। लेकिन कभी अगर कल को एरर आ गई तो मैं कैच में कुछ इंफॉर्मेशन दे दूंगा यूजर को। जैसे मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी एक्स डॉट की है, देयर इज इन एन एरर इन द सिस्टम, ठीक है। उसमें बता दिया, बताना चाहूं तो बता दूं कि क्या एरर है, एक्स डॉट टू स्ट्रिंग की जगह एक्स डॉट मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग कर देता हूं। अब क्या होगा देखना, अब मेरा कोड फटेगा नहीं, मतलब स्क्रीन पे कुछ अजीब सा नहीं दिखेगा, ये देखो। अब यूजर कोई भी पढ़ेगा तो देख लेगा कि भाई कोई एरर आई एक्सेप्शन में, उस एरर का नाम है अटेम्प्टेड बाय जीरो एरर। अब ये जाके जिसने भी आपका सॉफ्टवेयर बनाया होगा उसे बता देगा, और सॉफ्टवेयर बनाने वाला समझ जाएगा कि कहाँ पे एरर आई है या फिर क्या एरर आई है। लेकिन अगर उससे पहले क्या हो रहा था कि कोड फटी जा रहा था, मतलब कोड बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, यूजर अगर ऐसा देखे तो हमेशा ये एक नेगेटिव इंप्रेशन होगा कि आपके सॉफ्टवेयर में आपको ही नहीं पता कि क्या हो गया। क्लियर सर? ये तो क्लियर है, बट ये जो एक्स डॉट मैसेज टू स्ट्रिंग लिखा है, ये मैसेज जो हमने लिखा हुआ है वही आएगा? नहीं, ये एक्सेप्शन क्लास होती है, क्योंकि हमने मैसेज लिखा है, ये तो साथ में आएगा ही आएगा। यस इसके सर, इतना तो अलावा क्लियर हुआ। इतना तो क्लियर हो गया। अब हमने क्या लिखा, यस एक्स डॉट मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग, यस तो सर। इस एक्सेप्शन क्लास होती है एक, ये क्लास क्या करती है, जो भी एक्सेप्शन आएगा उसकी इंफॉर्मेशन अपने अंदर सेव कर लेती है। तो जी जो इंफॉर्मेशन आपको यूजर को दिखानी है वो यहाँ पे दिखा सकते हो। जैसे मुझे खाली इतना दिखाना था कि क्या एक्सेप्शन है, खाली इतनी पता होना चाहिए यूजर को। यूजर को हम ज्यादा डिटेल में दिखाते नहीं है, जी हालांकि हम ऐसा क्या करते हैं, यूजर को तो सिंपल ये दिखाएंगे और इस एक्स को हम सेव करा लेते हैं किसी फाइल में, किसी फाइल में सेव करा लेते हैं, उसे बोलते हैं लॉग फाइल। लॉग फाइल में हमने सेव करा लिया, फिर यूजर बोलेगा कि सर एक एक्सेप्शन आ गई, तो हम जाके वो लॉग फाइल खोलेंगे, चेक करेंगे क्या एक्सेप्शन आई है डिटेल, और फिर उस जी पे काम करेंगे। तो चेक करते हैं और क्या क्या देता है ये एक्सेप्शन क्लास। एक तो इसने दिया मैसेज कि क्या एरर है, उसके अलावा एक जी स्टैक ट्रेस भी देता है। स्टैक ट्रेस का मतलब है कि पूरा बता देगा कौन से मेथड के कौन से पेज में एरर है, वही जैसे कंपाइल टाइम पे बताता था। तो ये बता रहा है कि भाई इस आपके नेम स्पेस के इस क्लास के इस मेथड में एरर है, और लाइन नंबर 20 पे एरर है। तो अगर स्टैक ट्रेस भी लिखोगे तो वो और भी ज्यादा डिटेल बता देगा। तो मेन मेन जो जी प्रॉपर्टी है वो दो ही है, एक एक्स मैसेज है, एक स्टैक ट्रेस है। जी बाकी डॉट करके देखता हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी। इनर एक्सेप्शन वगैरह, बस यही दो मेन प्रॉपर्टी एक्चुअली, मैसेज और वो पढ़ लेना, मैसेज और स्टैक ट्रेस। स्टैक ट्रेस क्या बताता है कि पूरी डिटेल कि भाई कहाँ मैं से क्या एरर है, जी पूरा ट्रेस बता देता है, और मैसेज की एक्चुअल में क्या एरर है वो बता देता है। ओके, क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है सर। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हमें एक्सेप्शन खुद थ्रो, जैसे कि हैंडल करने का एक और तरीका होता है कि आप खुद एक्सेप्शन थ्रो कर दो। कि जब आपको मान लो पता है कि मैंने यहाँ पे कोई इनपुट मांग रहा हूं मैं यूजर से, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक और कोड लिख सकता हूँ, इफ, हालांकि यहाँ पे तो मैंने जे की वैल्यू डायरेक्टली सेट कर दी है, बट ये समझ के जी चलो कि मान लो यूजर से नंबर लिया होता जे मैंने, और उसने 0 डाला होता, तो कैसे लिखता मैं, इफ जे इक्वल टू 0, तो थ्रो न्यू, अलग अलग तरह की एक्सेप्शन होती हैं देखो, आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, फलाना एक्सेप्ट, बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं। उनमें से अभी ये क्या है, आर्ग्यूमेंट गलत। आर्ग्यूमेंट मतलब कि कोई वैल्यू आपने यूजर से मांगी है, वो उसने गलत दिया है, तो मैंने क्या कर दिया कि जानबूझ के एरर थ्रो करवा रहा हूं मैं विद अ गुड मैसेज। उसका फायदा क्या है कि मैं अपनी तरीके का मैसेज लिखवा सकता हूँ कि क्या मैसेज लिखना है। तो कई बार हमें खुद एक्सेप्शन थ्रो करवानी होती है, एक्सेप्शन अपने कोड में फेंकनी होती है,
उसके लिए थ्रो कीवर्ड का यूज होता है जी। इनवैलिड। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है थ्रो सर। का यूज क्या होता है कि जब हमें कभी जबरदस्ती एरर फेंकवानी होती है, जी। तो ये एरर जो आती है, याद रखना, यहाँ पे नहीं आई थी एरर। एरर कहाँ पे आई थी? जब हम डिवाइड करने गए थे तब आई थी। तब आई अब थी। हम जबरदस्ती एरर फेंकवा देंगे तो नीचे का, जब भी एरर आती है उसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। जैसे जी। पहले लाइन यहाँ पे, इस लाइन पे एरर आई थी तो ये कोड हम्म, एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। अब यहीं पे हम करवा दिया तो अब नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। चेक करते हैं। F11 किया, ये देखो J0 है, हाँ 0 है। एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो हो गई, मतलब आ गई एक्सेप्शन, जी। सीधा बाहर आ जाता है, नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। सीधा तो कैच हमेशा बताना है एग्जीक्यूट जब हुआ। भी, करेक्ट, जब भी एक्सेप्शन आ जाएगी उसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं नहीं होगा। होगा। लेकिन कई बार हमें जबरदस्ती एग्जीक्यूट करवाना ही होता है यार, कि कुछ ना कुछ मैं चाहता हूँ कि, अब मुझे तो नहीं पता ना कौन सी लाइन, ये तो मैंने जबरदस्ती एक्सेप्शन थ्रो करवाई है, बट नॉर्मल सिनेरियो में तो आपको पता नहीं होगा ना कि कौन सी लाइन में एक्सेप्शन आएगी या कब आएगी। जी। और मान लो कोई काम है कि आपको वो करवाना ही करवाना है, चाहे एक्सेप्शन आए और चाहे ना आए, पर आपको वो पर्टिकुलर काम करवाना ही करवाना है, तो उसके लिए है फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक क्या है? मान लो जो काम आपको, जैसे कई बार क्या होता है कि हम डाटाबेस का ऑपरेशन कर रहे होते हैं, तो डाटाबेस का ऑपरेशन करने के लिए हमें कनेक्शन बनाना पड़ता है डाटाबेस से। अब कहीं एक्सेप्शन आ गई तो हमें फाइनली में कनेक्शन को क्लोज करना जरूरी है, वरना कनेक्शन खुला रह जाएगा और हैकिंग वैकिंग इन सब के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी। क्लियर? तो फाइनली में वो काम करना है जो आपको जबरदस्ती करवाना है, कि चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, ये तो कॉल होगा ही होगा। अब देखो, रन करता हूं, यहाँ पे तो एक्सेप्शन आ गई, यस पहले सर। कैच में गया, कैच वाला कर दिया, उसके बाद फाइनली भी कॉल हुआ, देखा? यस सर। अब अगर एक बार दिखाता हूँ कि एक्सेप्शन, देखो ये फाइनली कोड अभी भी हुआ। अब अगर एक्सेप्शन नहीं आई तो भी फाइनली होगा ही होगा। अब देखो, देखो एक तरीका और दिखाता हूं तुम्हें। हम चाहें तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, इसे उठा के इस लाइन पे रख दूंगा जिससे एक्सेप्शन ना आए मेरी। ये देखो, मैंने वो लाइन स्किप कर दी, उस येलो वाले को उठा के यहाँ पे ले आया। ड्रैग ड्रॉप करना, खाली ड्रैग ड्रॉप कर दिया। अब एक्सेप्शन नहीं आएगी, कोड एग्जीक्यूट हुआ लेकिन कैच नहीं हुआ, लेकिन फाइनली फिर भी हुआ। जी। दिखा? यस सर। तो ऐसा कोड जो आपको जबरदस्ती एग्जीक्यूट कराना ही कराना है, उसे आप फाइनली में रख दोगे। ठीक है। अब अब क्या हो गया? कैच भी कर लिया, फाइनली भी कर दिया। अब इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आप ट्राई बिना कैच के यूज कर सकते हो? अगर मैं कैच ना को अभी यहाँ पे कमेंट कर दूं तो क्या ट्राई चलेगा या नहीं चलेगा? ट्राई, अगर एक्सेप्शन नहीं है तो चलेगा। हाँ, तो आंसर है कि नहीं चलेगा। सिंटैक्स है ना ये तो। अच्छा, ट्राई के साथ कैच भी होना जरूरी है? हाँ, ये बताने जा रहा हूँ अभी। तो ये देखो, जैसे ही मैंने हटा दिया, क्योंकि क्या ट्राई कर रहा है तू? यार देखो यहाँ पे नीचे लाल लाल लाइन आ गई, एरर आ गई। कहेगा भाई ट्राई क्या कर रहा है, ये चला नहीं चला तो तूने तो कुछ ट्राई किया ही नहीं। तो नहीं चल, फाइनली ना ट्राई लिख कर, दें सर फिर? क्या कर दे? फाइनली। हाँ, ये है कि अगर ट्राई के साथ कैच ना लिखो, ओनली फाइनली लिखो, तो भी चल जाएगा, तो भी इशू नहीं आएगा।
लेकिन ट्राई ब्लॉक अकेले अपने दम पे नहीं चलता, उसको कैच चाहिए या तो फाइनली चाहिए। जी क्लियर? क्लियर है सर। ठीक है। अब एक देखो, ये है एक्सेप्शन क्लास और एक ये है एक्सेप्शन क्लास। डॉटनेट ने बनाई है, हमने नहीं बनाई, डॉटनेट ने बनाई है। ठीक है, ये क्या है? ये सबकी पेरेंट है, ये जेनरिक क्लास है। तो जनरली जैसे मुझे मेरे कोड में डाउट है कि सिर्फ आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन आएगी और कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी, तो मैं मल्टीपल कैच भी लगा सकता हूं कि मान लो मुझे क्या करना है कि अगर आर्ग्यूमेंट वाली एक्सेप्शन आए तब तो मैं कुछ और प्रिंट कराऊं, वरना कुछ और प्रिंट कराऊं। मान लो ये काम है मेरा। दिस इज योर मिस्टेक, प्लीज प्लीज करेक्ट योर आर्ग्यूमेंट। क्योंकि ये तो यूजर ने नंबर दिया होगा ना, मान लो मैंने यूजर से लिया होता नंबर, तो कहते दिस इज योर मिस्टेक। ऐसे योर मिस्टेक ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं प्लीज करेक्ट योर आर्गुमेंट बिफोर प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट स्टेप। ऐसे करके कई सारी वेबसाइट में तुम्हें दिखता होगा कि कहीं तुमने कुछ फिल नहीं किया तो बोल देता है प्लीज करेक्ट योर या फिर फिल योर लास्ट नेम बिफोर प्रोसीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच भी हो सकते हैं, पर यह है कि हमेशा जो पेरेंट वाला जो नॉर्मल एक्सेप्शन होगा सबसे लास्ट में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पेरेंट के पास कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि पेरेंट के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो चाइल्ड क्लास को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो अगर मैंने इसको ऊपर लिख दिया तो बाकी का कोई भी एक्सेप्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, कोई सी भी एक्सेप्शन आएगी तो इसमें आ जाएगी। अब मान लो, दिखाता हूँ एग्जांपल क्या बोलना चाह रहा हूँ, भी समझाता हूँ। फाइनली भी कैच के आगे ही होगा क्या फाइनली लास्ट में होगा? कैच के बाद ही होगा। अब इस बात को पहले समझो, दो मैं अभी समझा रहा हूँ, उस पर पूरा ध्यान देना। मैं कह रहा हूं जैसे दो एक्सेप्शन थी, ये मतलब स्पेसिफिक एक्सेप्शन है, आर्गुमेंट की है, ये डिवाइड बाय जीरो की है। जी डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। कॉन्टेक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि हमेशा जो एक्सेप्शन होगी उसे लास्ट में रखेंगे। क्यों? ताकि अगर आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन आई तो ये कैच कर लेगा, अगर डिवाइड बाय जीरो आई तो ये कैच कर लेगा, बाकी के जो भी कुछ नहीं, कोई सी भी नहीं आई तब तो खाली ट्राई चलेगा। लेकिन इनके अलावा कोई दूसरी आ जाए, हमें नहीं पता कौन सी आएगी, कुछ भी आ जाए दूसरी, तो ये लास्ट वाला चलेगा। लेकिन अगर इसी एक्सेप्शन को मैंने ऊपर रख लिया होता और इनको नीचे रखा होता, तो क्योंकि डॉटनेट का कोड ऊपर से नीचे चलता है, तुम्हें पता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। यस सर। तो चाहे कोई सी भी एरर आती, वो एक्सेप्शन पहले ही कैच कर लेता, नीचे तक जाने ही ना देता। क्लियर? क्लियर है सर। तो इसीलिए एक्सेप्शन को हमेशा नीचे रखना है। क्यों? क्योंकि अगर इसे हम सबसे ऊपर लगा देंगे तो वो नीचे तक जाने नहीं देगा, कहेगा एक्सेप्शन आई है, हाँ हाँ, कौन सी आर्ग्यूमेंट, हाँ मैं तो पेरेंट हूं, मैं तो इसको भी अपने अंदर सेव कर लूंगा, तो वो वही दिखा देता। अगर कोई भी एक्सेप्शन आती है वो नीचे जाने ही ना देता। तो जेनरिक वाली एक्सेप्शन को सबसे नीचे रखना है, स्पेसिफिक एक्सेप्शन को उनके को हमेशा ऊपर रखना है। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। ठीक है। और एक ट्राई के साथ सिर्फ एक एक्सेप्शन कॉल होती है हमेशा। ये नहीं है कि ये वाली भी कॉल हो जाएगी, ये वाली भी कॉल आ जाएगी, ये वाली भी, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मान लो एक एक्सेप्शन यहाँ पे है और एक एक्सेप्शन यहाँ पे डिवाइड बाय जीरो है, लेकिन जैसे ही पहली एक्सेप्शन आई, नीचे वाला कोड तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं ना। जहां पे एक्सेप्शन आती है उसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। तो तो अगर दूसरी एक्सेप्शन होगी भी तो उसे नहीं मिलेगी, एक ही कैच हमेशा कॉल होता है। तो इंटरव्यू क्वेश्चन है, एक ट्राई के साथ कितने कैच कॉल होते हैं? तो आंसर क्या दोगे?
ओनली वन। ओनली वन, बट आप हैंडल मल्टीपल को कर सकते हो, कोड में मल्टीपल को लिख सकते हो, बट कॉल हमेशा एक होगा। क्लियर? क्लियर है सर। ठीक है। अब एक होता है नेस्टेड ट्राई कैच, मतलब ट्राई के अंदर ट्राई कैच एक और आ गया। जैसे लूप के अंदर लूप होता है, वैसे ट्राई कैच के अंदर भी कैच हो सकता है। अब देखो ये कैसे चलेगा। ये आपको कहीं लगे कभी ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि भाई एक तो मुझे जेनरिक लगाना है पूरे कोड में, लेकिन अंदर के इस पर्टिकुलर कोड में मुझे एक आशंका है कि भाई यही वाली एक्सेप्शन आ सकती है, तो एक अंदर ट्राई कैच लगा दो, और जहां पे लगता है कि एक जेनरिक की भाई कहीं पे कुछ भी आए तो संभाल लेना, वो बाहर लगा दो। इस तरीके का भी हो सकता है। अब देखो इस तरीके का होगा तो कैसे एग्जीक्यूट होगा। इसे बोलते हैं नेस्टेड ट्राई कैच, एक ट्राई कैच के अंदर दूसरा ट्राई कैच। ट्राई गया, हुआ, जी। अंदर गया, एक्सेप्शन आ गई, कैच में चला गया, कैच को प्रिंट किया, तो बताओ नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा? ये वाला ये वाला तो नहीं होगा। हो जाएगा। क्यों होगा? हम्म, क्योंकि हो जाएगा। अपने ट्राई के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, एक्सेप्शन तो इस अंदर वाले में आई है ना, बाहर वाले में थोड़ी ना आई है। हाँ, अंदर वाले में आई है एक्सेप्शन। अंदर वाले में आई है, तो जी। अंदर अगर इसके नीचे मैंने कुछ लिखा होता तो वो एग्जीक्यूट ना होता, लेकिन ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, पर अंदर दोबारा से वाले आगे। ट्राई ने अंदर वाले जो कैश था उसी के अंदर उसको एग्जीक्यूट किया। हाँ। करेक्ट। हाँ। दिखाता हूँ, कोई नहीं समझ लो, थोड़ा थोड़ा सा है, थोड़ा टिपिकल है। जैसे ट्राई के अंदर एक कैच है, यस पहली सर। लाइन में कोई एरर नहीं मिली, दूसरी लाइन में कोई एरर बिल्कुल। नहीं मिली, जी। लेकिन अंदर वाले में एरर मिल गई हमें। लाइक यहाँ पे हम्म। हमने जानबूझ के थ्रो करवा दी ना, यस तो सर। वो अंदर वाले एक्सेप्शन में चला जाएगा। और अगर यहाँ पे मैंने कोई लाइन लिखी होगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। हम्म। लेकिन बाहर वाले ट्राई को अभी इससे मतलब नहीं है, जी। तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। कैच होगा एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे उसे फिर से एक्सेप्शन मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि 100 डिवाइड बाय 0, फिर एक्सेप्शन आ 0 गई। है, एक्सेप्शन आ गई। तो अब ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमेशा जब पूछेंगे नेस्टेड ट्राई कैच में, अगर अंदर वाले ट्राई में एरर आई, तो क्या बाहर वाला ट्राई का कोड एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? तो क्या बोलोगे? होगा सर। होगा। लेकिन अगर बाहर वाले में आई, तो क्या अंदर वाले का होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। करेक्ट। कैसे कह रहा हूं मैं? देखो, जैसे अगर यहां पे आई, तब तो ये ट्राई कैच इस लाइन के नीचे है ना। हाँ, तो बात अभी समझ रहे हो? एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब एग्जीक्यूट यस नहीं सर। होगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे एरर आ हाँ। चुकी है, हाँ। अपने अंदर ट्राई का ढूंढेगा, ये कहेगा उसके नीचे की कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, यस तो सर। अंदर वाला नहीं होगा, सीधा एक्सेप्शन में चला जाएगा। जी। समझ में आया? कोई डाउट या क्वेश्चन इसमें? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसा। हाँ, तो बस ट्राई कैच इतना ही है, इसे अच्छे से करो। नेस्टेड ट्राई कैच भी पढ़ो, और जी। ये वाला भी, और थ्रो भी। और इसकी बहुत महत्वता है, क्योंकि हमेशा कोड में हमें कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ट्राई कैच लगाना ही पड़ता है। क्योंकि आप जी। कितने भी एक्सपर्ट हो, आप बता नहीं सकते कि कब डाटा गलत आ जाए या फिर कैसा डाटा आ यस जाए और सर। आपका कोड फट जाए। तो आप हमेशा हर मेथड में कोशिश करोगे ट्राई कैच लगाओ। जी। ठीक है? अच्छा, एक और चीज दिखा देता हूँ बस। मान लो इसके अंदर वाले, कभी कभार क्या होता है, हमें रिक्वायरमेंट होती है
कि अंदर वाले कैच से भी हम थ्रो करवा दें। अगर यहाँ पे सिंपल थ्रो लिखवा दूं मैं तो क्या होगा? अंदर वाले से भी थ्रो, अच्छा कैच में भी थ्रो, हाँ, कैच में भी मैंने थ्रो करवा दिया। तो दूसरे वाले कैच में चला जाएगा। दिखाता हूँ। अब ऊपर एरर नहीं आई, इसमें एरर आ गई, अंदर कैच में गया, फिर हमने कह दिया थ्रो भाई। अब मैं कैच नहीं कर रहा, कहते नहीं बॉल नहीं खेलते कैच एंड कैच, तो इसने के पास बॉल आई पर इसने थ्रो कर दी कहीं बाहर के लिए। अब बाहर वाले ने उठा ली, बाहर वाले ने भी कौन सा वाला उठाया? जो आर्ग्यूमेंट आई थी ना, आर्ग्यूमेंट वाली, तो आर्ग्यूमेंट वाले ने कैच कर ली, बाहर वाले ने। तो सर एक बात बाहर बताओ, वाले ये क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ फिर? एंड रिजल्ट इक्वल आई अपॉन जे। करेक्ट, ये भी एक क्वेश्चन है इंटरव्यू का कि भाई अगर आपने थ्रो करवा दिया तो नीचे कैच के अंदर अगर आपने कैच नहीं की, एक्सेप्शन कहते हैं ना कि यहाँ पे ट्राई में एक्सेप्शन आई आपको, ठीक है, अब नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, अब कैच वाला एग्जीक्यूट होगा। लेकिन कैच में आप क्या कह रहे हो? थ्रो करा कि दिया। भाई अगर सीधा कैच में ही सीधा थ्रो करा दिया तो वो कोड फिर नीचे वाले को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधा बाहर कोई कैच करने वाला बंदा बैठा होगा तो वो कैच करेगा। अगर यहाँ पे कोई कैच करने वाला ना बैठा होता तो वही फट जाता कोड, कि मतलब वही अजीब सी है, कुछ दिखता ना आपको। तो अगर आप कभी थ्रो करवा रहे हो एक्सेप्शन में, रिक्वायरमेंट मान लो ऐसी है कि एक मेथड के अंदर से 3 मेथड कॉल होते हैं, आपको 3 मेथडों के अंदर सब में कैच नहीं करवाना, आप क्या चाहते हो? एक बाहर वाला मेथड खाली मैसेज दिखाए, अंदर वाले क्या करेंगे? जो भी एक्सेप्शन आएगी उसे थ्रो कर देंगे। तो ऐसे केसेस में थ्रो करवाते हैं हम अंदर वाले मेथड में, और बाहर वाला मेथड सारी एक्सेप्शन दिखाता है। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। बस फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग इतनी है, और आज आपका खत्म हो गया सी शार्प। सी शार्प के पास अब कोई टॉपिक नहीं है। ओके सर। आप जब इंटरव्यू क्वेश्चन पढ़ोगे तो कुछ कुछ हो सकता है चीजें जो आपने ना पढ़ी हो, एक पर्टिकुलर कोई कीवर्ड हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो वो मेरे से पूछते रहना, वो मैं बताता रहूंगा। ओके सर। ठीक है, आप पढ़ेंगे हम सीक्वल सर्वर। पर सीक्वल सर्वर से पहले आपका टास्क क्या है? एक तो ये प्रैक्टिस तो करना ही करना है। यस सर। अब आप रेडी हो इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि शीशा मतलब 80 किसी भी मतलब 1 से लेके 3 साल के एक्सपीरियंस तक के बच्चों के लिए 80 60 70% मान लो, 70% सी शार्प से पूछते हैं, जिसका सी शार्प स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि सारा कोड तुम्हें इसमें ही लिखना है, सी शार्प में ही। बाकी तो क्या है कि तरीका है कि भाई कैसे स्ट्रक्चर बना के उसका कोड लिखना है, पर कोड एक्चुअली में आपको सी शार्प में लिखना है सब कुछ। तो 70% तो लोग सी शार्प से ही पूछ लेते हैं। अगर आपका सी शार्प स्ट्रॉन्ग हुआ देन यू कैन डू लाइक आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। फिर उसके बाद सीक्वल सर्वर आता है, और फिर एमवीसी। मतलब एमवीसी और सीक्वल सर्वर में दोनों में से बराबर में डिपेंड करता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर एमवीसी की रिक्वायरमेंट है तो एमवीसी की ज्यादा पूछेंगे, सीक्वल सर्वर की है तो सीक्वल सर्वर, लेकिन सी शार्प तो रहता ही रहेगा आपका। क्लियर? तो आपको क्या करना है? naukri.com पे अकाउंट बनाना है। और क्या क्या चलता है? और क्या चलता है वहां पे? मॉन्स्टर चलता है, मॉन्स्टर पे अकाउंट बनाना है, और लिंक्डइन पे, इन तीनों पे अकाउंट बना के आपको करना है। इंडीड पे भी बना लेना, इन 4 पे अकाउंट बनाना है। लिंक्डइन में तो तुम्हारा ऑलरेडी बना ही हुआ है। यस सर। इन पे बनाओ, और धड़ल्ले से रोज कम से कम नहीं तो 20-20 जॉब अप्लाई करो। कम से कम 20 का भी टारगेट रखो, जब तक सीक्वल सर्वर नहीं हो जा रहा, उसके बाद 30-30 बढ़ाएंगे। तो 20-20 और बड़ा आसान होता है जॉब अप्लाई करना, बस जाओ क्लिक कर दे बटन अप्लाई। कि कोई कोई होता है कि डिटेल मांगता है और कि बताओ मुझे और फलाना ढिमकाना डिटेल, बट वैसे आप इतने में ठीक चल काफी कर लोगे 20 जॉब अप्लाई। और कोशिश करो कि हर हफ्ते 2 इंटरव्यू दो। ओके सर। ठीक है, ओके। आज जैसे मैंने सर डाले हैं, मतलब सीवी सेंड करे हैं अपने, फोन नंबर वगैरह हमेशा याद रखो, कि एक्टिव रखो फोन नंबर। कोई कॉल करे तो कॉल उठाओ, ऐसा ना हो कि कॉल मिस कर दिया। जी। ठीक है। और अच्छा, एक और तरीका है, जब इन पे अपडेट करो तो ये नहीं कि इन्हें naukri.com और monster और इंडीड पे करके भूल गए। जो एचआर होते हैं वो उन्हीं की प्रोफाइल पिक करते हैं जो रोज अपडेट करते हैं। तो रोज जाके अपना रिज्यूम मतलब इनकी प्रोफाइल पे खोलो, कुछ भी एडिट कर दो, कुछ भी एक सिंगल लाइन, एक डॉट लगा दो, डॉट हटा दो,
एडिट करके सेव कर दो दोबारा से, तो आपकी प्रोफाइल फिर से टॉप में आ जाएगी कि ये भी लेटेस्ट बंदे ने एडिट की है, तो फिर से एचआर ढूंढेगा तो तुम्हारी प्रोफाइल प्रेफरेंस में आएगी। ठीक है सर। चलो फिर अब मूव करते हैं, SQL सर्वर के बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं। SQL सर्वर जैसे मैंने बताया कि भाई कोई भी एप्लीकेशन, लिखते हूँ पहले यहाँ पे दिखाता हूँ, कोई भी एप्लीकेशन का तीन मेन पिलर होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड और क्या बोलते हैं, डाटाबेस। तो बैकएंड हमने पढ़ लिया, C# का कोड लिखेंगे बैकएंड में, और MVC भी बैकएंड में ही पढ़ेंगे। फ्रंट एंड का तुमने HTML पढ़ लिया है, MVC के साथ साथ थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे हम, और CSS HTML दोनों साथ में ही आता है, तो CSS की हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये मेनली डिजाइनर का ज्यादा काम होता है CSS पे। CSS जब आप बनाओगे एप्लीकेशन तो उसमें तुम्हें कलर वलर चेंज करवाना बताऊंगा, कैसे कलर चेंज करना है, कैसे बोल्ड हेडिंग वेडिंग ये लगानी है MVC में। और जावास्क्रिप्ट का एक हम कॉलिंग करेंगे MVC से, जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। और आप पढ़ने जा रहे हैं डाटाबेस SQL सर्वर की सारी इंफॉर्मेशन सेव कैसे होती है। अभी जो आपने यूज किया है, क्या यूज किया है, कलेक्शन, कि अगर मल्टीपल इंफॉर्मेशन थी तो आप एरे में सेव करा रहे थे, या तो आप एरे लिस्ट में सेव करा रहे थे, या तो लिस्ट में करा रहे थे। लेकिन एक्चुअल लाइफ में कलेक्शन में सेव नहीं होता। कलेक्शन तो क्या है, वो तो खाली ये बैकएंड में ही है ना, मतलब इतना ही वो पार्ट हुआ। वो तो अगर आप कलेक्शन में सेव करा रहे हो तो मतलब आपकी एप्लीकेशन में इतना ही पार्ट है, डाटाबेस है ही नहीं। तो कलेक्शन में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन सेव कराना सही रहता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी वेबसाइट होती हैं, तो उन्हें किसी डाटाबेस में सेव कराना इंपॉर्टेंट होता है, और उस डाटाबेस को हम कहीं ना कहीं सर्वर पे होस्ट करके रखते हैं, और वो डाटाबेस हमारा काम आता है हमारी एप्लीकेशन में। क्लियर? तो जहां पे भी इंफॉर्मेशन सेव कराने की बात आई, वो कहाँ पे कराएंगे, डाटाबेस में। अब बहुत सारे डाटाबेस होते हैं, हम उनमें से पढ़ रहे हैं एक बहुत पॉपुलर डाटा SQL सर्वर, जो कि किसका प्रोडक्ट है, अगेन माइक्रोसॉफ्ट का। और जब क्योंकि आप माइक्रोसॉफ्ट की .NET पढ़ रहे हो, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ SQL सर्वर बहुत लोग यूज करते हैं। क्यों करते हैं, एक तो वही बात हो गई कि सेम कंपनी का प्रोडक्ट है, तो अगर मैंने ही एक चीज बनाई है और मैंने ही दूसरी चीज बनाई है, तो उन दोनों को आपस में यूज करना आसान हो जाता है, कंपैटिबिलिटी दोनों की आसान है। .NET और SQL सर्वर की कंपैटिबिलिटी बेस्ट है, तो इसीलिए ये दोनों आपस में एक साथ बड़ी इजीली यूज हो जाते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर मैंने ही दोनों चीज बनाई है, तो जब मैं मार्केट में बेचूंगा तो बंडल में कभी कभार मैं बेच देता हूँ, और बंडल में बेचूंगा तो सस्ता पड़ता है यूजर को, और जो सस्ता पड़ता है वही बिकता है ज्यादा। तो इसीलिए दूसरा रीजन ये भी है। तो इसीलिए अब माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट के साथ ये माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर ही चलता है ज्यादा। ओके, ठीक है। अब एक बात समझते हैं हम कि जैसे .NET यूज करता था C# लैंग्वेज, इसकी एक लैंग्वेज होती है SQL, इसे बोलते हैं SQL। फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कि भाई स्ट्रक्चर्ड है, क्वेरी है, क्वेरी मतलब क्वेश्चन, कि हम अभी जब तुम देखोगे, भी मैं बनाऊंगा एप्लीकेशन, तो हम एज अ क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन की तरह ही हमें आंसर मिलेगा। क्लियर? यस सर। चलो एक सेकंड अभी होल्ड करो।